नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुधांशु शेखर और आप देख रहे हैं युवा शक्ति न्यूज। हर खबर पैनी नजर। दोस्तों, एक से बढ़कर एक शख्सियतों से आपको रूबरू कराया है, लेकिन आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत हैं जो वाकई किसी परिचय के मोहताज नहीं है। हमारे साथ एक ऐसे व्यक्तित्व हैं जिनसे कई ऐसे आयाम जुड़े हुए हैं। अगर एक एक की चर्चा करें तो न जाने कितना समय निकल जाएगा, पता भी नहीं चलेगा। मैं ज़्यादा देर नहीं करते हुए आपको सुभाष सेठी, जो SPML इंजीनियरिंग लाइफ के चेयरमैन हैं, और उनसे बात कर जानेंगे और उनके जीवन का जो उतार चढ़ाव से लेकर आज इस कंपनी ने एक मुकाम को छुआ है। इतना ही नहीं, इन्होंने एक ऐसी बीमारी को मात दी है जिसके नाम सुनते ही लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो आइए बिना देरी किए हुए मैं सुभाष जी से बात करता हूं। सुभाष सेठी जी, सबसे पहले तो युवा शक्ति के इस खास कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद दूंगा कि आपने मुझे इस लायक समझा कि आप मेरा इतना बढ़िया परिचय दिए, और इसके लिए बहुत बहुत शुक्रगुजार। जी सुभाष जी, ये जो सफ़र है, कहाँ से ये शुरुआत हुई? आपके पिताजी के बारे में बताएं, और उन्होंने इस सफ़र की शुरुआत करी थी और फिर कैसे कैसे ये सफ़र अनवरत चलता रहा, इसके बारे में हमारे दर्शकों को बताएं। मेरे पूज्य पिताजी जब वो ग्रेजुएट किए पंजाब यूनिवर्सिटी से, वहाँ पे वो टॉपर थे, तो उन्हें लगा कि जो उनके पिताजी, जो मेरे दादाजी जो बुलियन का काम करते थे, उन्हें इस काम में रुचि नहीं हुई, और वो कुछ सोच रहे थे कुछ नया करूं जिसमें उनकी बुद्धि का यूज अच्छा हो सके और उनके नॉलेज को वो यूज कर सके। और उसी समय वो गुवाहाटी गए। गुवाहाटी में गए तब उनको एक काम मिला वाटर सप्लाई का, और वाटर सप्लाई का काम शुरू किया। और जो पहला काम था वो गुवाहाटी रिफाइनरी में वाटर सब पाइपलाइन लगाने का काम था। उसके बाद में धीरे धीरे हम पूरे नॉर्थ ईस्टर्न में काम करने लग गए। असम में काम किए, मिज़ोरम में किए, अरुणाचल, नागालैंड, इस तरह 7 स्टेट में हम काम करते थे। और इस तरह हमारी जो वाटर सप्लाई का जो बिज़नेस, आज जो हम पूरे कंट्री में वन ऑफ द लार्जेस्ट वाटर सप्लाई EPC कॉन्ट्रैक्टर हैं, आज उन्हीं के बदौलत हम ये कर चुके हैं। बिल्कुल। आपकी पढ़ाई लिखाई कहाँ तक हुई है और कब आप इस बिज़नेस में आपने योगदान करना शुरू किया? मैं गुवाहाटी से BCom किया, और उस समय तो ऐसा था कि हम नाइट में कॉलेज जाते थे और दिन में पिताजी के ऑफिस में काम करते थे। इस तरह हम पिताजी को देखते देखते हम काम सीख गए। तो सही पूछो तो मैंने मैट्रिकुलेशन की थी 71 में, तो 71 के बाद से ही पिताजी के साथ लग गए। बिल्कुल। तो आपने बताया कि आप लार्जेस्ट EPC कॉन्ट्रैक्टर हैं आज के डेट में। इसके अलावा भी कंपनी के क्या क्या एक्टिविटीज़ हैं, क्या क्या कर रहे हैं आप लोग? हमारी मेजर एक्टिविटीज़ तो वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट ही है, और हम इसमें काफ़ी लीडरशिप रखते हैं। आज पूरे भारत में आप कहीं भी नाम लो, भले राजस्थान हो, आसाम हो, बंगाल हो, उड़ीसा हो, बिहार हो, गुजरात हो, सब जगह हमारी वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट्स चलते हैं। हमारा मेन फोकस यही है कि वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट में एक ही लाइन में रहें। और इस देश में आज जैसे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी का जो अभियान चल रहा है, हर नल में जल, और हम उसमें हमें बड़ी खुशी है कि हम आज उसमें योगदान दे रहे हैं ताकि हर नल में जल। और बड़ी खुशी होती है जब हम उस गांव में जाते हैं जहां वर्षों से पानी नहीं आया, वर्षों से औरतें पानी लाने के लिए मीलों दूर जाती है, आज उनके घर में पानी पहुंच रहा है। ये हमारे लिए बड़े गर्व की बात है कि आज हम ये काम कर रहे हैं जिससे जनता को इतना आराम मिल रहा है पानी के लिए। बिल्कुल। हर नल में जल की बात आपने करी, और नल जल योजना बहुत प्रभावी ढंग से चल रहा है, और कहा भी गया है, हम लोग भी पढ़ते थे कि जल ही जीवन है।
और जल की महत्ता को इतने बहुत पहले आपके पिताजी ने इसको भांप लिया था, क्योंकि अभी जल की जो स्थिति है, जो स्तर नीचे गिरता जा रहा है और लोग कहते हैं कि आने वाले दिनों में जल की किल्लत से दो चार होना पड़ेगा। तो क्या कहेंगे, चूँकि आप इस फील्ड से जुड़े हुए हैं, तो आपका इसके लिए क्या सुझाव रहेगा? देखिए, ऐसा है कि भारतवर्ष में हमारे पास नदियां हैं, हमारे पास जल स्रोत है। खाली अब हमें यही करना है कि कैसे हम उसको मोबिलाइज कर सकें कि एक जगह जहाँ पानी नहीं है और जहाँ ज़्यादा पानी है उसको हम किस तरह मिला सकें। और मुझे जहाँ तक मालूम है, प्राइम मिनिस्टर की एक योजना चल रही है कि हर नदी को मिलाया जाए। कहीं एक नदी में बाढ़ आ रही है, एक नदी सूखा हो रहा है, कैसे हम नदी को एक साथ संगठित करें। और मुझे ज़रूर विश्वास है कि आने वाले वर्षों में ये गवर्नमेंट का एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट होगा कि हम सारी नदियों को मिला के, ताकि ये पानी की जो किल्लत है भारतवर्ष में वो तो दूर हो सके। मैं बाहर विदेशों की बात नहीं कर रहा हूँ, जहाँ ज़रूर आज पानी के कारण लड़ाइयाँ होगी, देयर विल बी ए फाइट फॉर वाटर, बट भारतवर्ष में मैं काफ़ी विश्वास रखता हूँ कि ये किल्लत यहाँ तो नहीं होगी, क्योंकि गवर्नमेंट इसके ऊपर बहुत संवेदनशील है और वो अपना पूरा काम कर रही है कि कैसे हम नदियों को मिलाया जाए। सेठी जी, गवर्नमेंट तो अपना काम कर रही है, लेकिन आम लोग जो मान लीजिए पानी की महत्ता को नहीं समझ रहे हैं या फिर उसको बर्बाद करते हैं, आप आए दिन देखने को मिलता है कि ये पानी इतना बर्बाद हो रहा है, तो इसकी बर्बादी का कुछ तो सबक और सबब मिलेगा लोगों को। देखिए, पानी एक बहुत स्केर्स प्रोडक्ट है और इसके लिए मैं सारी जनता से निवेदन करूंगा कि किस तरह हम पानी को बचाया जाए, किस तरह हम पानी को संभाल के रखा जाए। आज जो घरों में जो पानी जब बरसात आती है, उस पानी को कैसे संभाल के रखें। अपने जो कुएं हैं उसमें पानी के स्तर को बढ़ा के रखें। और मैं समझता हूँ कि धीरे धीरे ये ज़रूर जनता तक बात पहुँचेंगी और वो पानी के महत्व को समझेंगे। बिल्कुल सेठी जी, आप एक सामाजिक स्तर से भी कई ऐसी संस्थाओं से आप जुड़े हुए हैं जहां सामाजिक स्तर का कार्य आप कर रहे हैं। आपसे मिलकर इतनी खुशी हुई है कि आप हर व्यक्ति के चेहरे पर मुस्कान लाना चाहते हैं और उसके लिए आप न केवल कुछ कर रहे हैं बल्कि कृत संकल्पित होकर व्यक्ति के जीवन में बेहतर और बेहतर कैसे हो इसके लिए लगे हैं। तो कैसे ये सब ये हो पाता है और किन संस्थाओं से जुड़े हैं और आपका मुख्य उद्देश्य क्या है जीवन का? मेरे जीवन का उद्देश्य है बी हैप्पी, खुश रहिए। एक कहानी है जहाँ पे एक टीचर ने अपने सारे बच्चों को पूछा कि व्हाट डू यू वांट टू बिकम इन योर लाइफ, आप अपनी ज़िंदगी में क्या बनना चाहोगे। तो किसी ने बोला कि मैं एस्ट्रोनॉम बनूंगा, किसी ने बोला मैं पायलट बनूंगा, किसी ने कहा मैं डॉक्टर बनूंगा, किसी ने कहा मैं इंजीनियर बनूंगा। एक बच्चे ने लिखा मैं खुश बनना चाहता हूँ। तो उस टीचर ने उस बच्चे को पूछा, बेटा तुमने मेरे सवाल नहीं समझा। तो उस बच्चे का जो जवाब है वो बहुत महत्वपूर्ण है। उसने कहा आपने मेरा आंसर नहीं समझा, आपने ज़िंदगी को नहीं समझा। इफ़ आई एम हैप्पी देन माई गोल इज़ ओवर। तो मैं यही चाहूँगा कि सब चेष्टा करें, हैप्पी रहें, खुश रहें। और हैप्पीनेस इज ए चॉइस। या अगर आप चाहो कि मैं हैप्पी बनना चाहूँगा और कॉन्शियसली चाहूँगा तो आप खुश रह सकते हो। एक जो बहुत ज़रूरी बात है कि किसी ने कहा कि मेरे पाँव के जूते सही नहीं है, तो उसने कहा कि अपने जूते को मत संभालो, उनका सोचो जिनके पाँव नहीं हैं। तो अगर सोचना शुरू हो जाए तो सब लोग खुश रहना चाहेंगे कि जो मेरे पास है वो किसी के पास का तो वो सपना है। आज तुम्हारे पास जो है वो किसी का सपना है, वो तुम्हारे पास है। तो अगर ये हो जाए तो ज़रूर खुश रहेंगे। सुभाष जी, आपने एक रिबाउंड नाम की पुस्तक भी लिखी है। इसके लिखने के पीछे क्या कारण था और क्या कुछ हुआ था जिसके माध्यम से आप लोगों को जागरूक कर रहे हैं? नहीं, मैंने एक किताब लिखी है रीबाउंड, जो जिस बीमारी को सुन के रोंगटे खड़ जाते हैं वो बीमारी को मैंने झेला
और भगवान की कृपा से ठीक भी हो गया। और यही बताना चाहा कि ज़िंदगी कैसे जी जाती है, कैसे हम खुश रहें, कैसे हमारी सोच पॉजिटिव रहे। अगर ये सब है तो हर बीमारी का हम सामना कर सकते हैं। मैं चाहूँगा कि आप इस किताब को ज़रूर पढ़िए और प्रोत्साहित होइए। ने सच ही कहा है कि खुश होना एक बहुत बड़ी कला है और सभी लोग जीवन में खुश नहीं हो पाते हैं, क्योंकि न जाने किन किन ख्यालों में और इसमें डूबे रहते हैं, जिसकी आपने चर्चा करी। आप एक अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर भी ये हैं, क्योंकि आपसे बात करके ऐसा लगा है। और जो खुश रहने की आपने बात करी, उसमें एक कवि की कुछ पंक्तियां हैं कि जिस युग का विज्ञान वहनी हो, विद्या धन की दासी हो, जिसका शिल्प मृत्यु पूजक, सभ्यता रुधिर की प्यासी हो, उस युग का कल्याण कहाँ है, दुख से उसका त्राण कहाँ है, भागी जाति ज्योति ज्ञान करता जिसकी रखवाली है, और सब कुछ पाकर भी मनुष्य क्यों इतना खाली खाली है। तो ये जो खालीपन है, ये कैसे दूर हो, आप क्या सुझाव देंगे? देखिए, खालीपन तो मनुष्य की सोच है। अपने रिश्तों को संभालें, अपने रिश्तों को समय दें। जो मैं बार बार बोलता हूँ कि हम चांद पे तो पहुँच गए, लेकिन हम अपने भाई के मिलने के लिए सड़क पार नहीं कर रहे हैं। अपने रिश्तों को, एक मेरी बहुत फेवरेट लाइन है, सुख में जो साथ दे उन्हें रिश्ते कहते हैं, और दुख में जो साथ दे उन्हें फरिश्ते कहते हैं। और अगर हम इन रिश्तों को संभाल के रखें, और मैं बहुत बार ये बोलता हूँ, वापस रिपीट कर रहा हूँ, कि आपके फ़ोन में ज़रूर 1500 कॉन्टैक्ट्स ज़्यादा होंगे, 1500 से ज़्यादा ही होंगे, हर एक के फ़ोन में है। अगर आप 5 ऐसे आदमी को ढूंढ लो कि जो आपको कभी भी दुख में सुख में आपका साथ दे, अगर आप उसको रात को 2 बजे फ़ोन करें तो ये नहीं पूछे क्यों फ़ोन किया, और वो आपके साथ खड़ा हो जाए, तो उन 5 अगर हैं तो आप लक्की है। अगर आप 10 को खोज लो तो आप गॉड गिफ्टेड है। 15 तो मिलना मुश्किल है। तो मैं चाहूँगा कि आप इन 15 रिश्तों को, अगर है आपके पास, इनको संभाल के रखो, इनके साथ समय दो, और उन रिश्तों के सामने अपना दिमाग मत यूज करो, अपना दिल यूज करो। अगर आपको कभी लगे कि उसने कुछ बोल दिया है और उसको आप दिल में, आपने दिमाग में रख दिया, तो ऐसा मत करो। उन 15 रिश्तों को जो बोलने दो, पर उनको संभाल के रखो। बिल्कुल बिल्कुल, रिश्तों को संभालना बहुत बड़ी चीज़ है, क्योंकि सही अर्थों में जिसने रिश्ते को संभाल लिया उसने सब कुछ ये संभाल लिया। और फिर एक दिमाग में एक कथा याद आ रही है कि किसी कवि की ही है, उनका नाम अभी स्मरण नहीं हो रहा है, लेकिन वो है कि जिंदगी का ये फलसफा भी आजमाना चाहिए, जिंदगी का ये फलसफा भी आजमाना चाहिए, और जंग जब अपनों से हो तो हार जाना चाहिए। क्या कहेंगे आप? एकदम सही, आपने सही कहा। ये तो मेरे दिल की बात कह दी आपने। रिश्तों को इस तरह संभाल के रखो, कभी तुम मान जाया करो, कभी मना लिया करो। साथ वो नहीं जो आपकी तस्वीरों में है, साथ तो वो हैं जो हर दुख में आपके साथ हो। तो मैं तो, अगर खुश रहना चाहते हैं तो रिश्तों को संभाल के रखो, और किसी चीज़ को ग्रांटेड मत समझो, न अपने दोस्तों को, न अपनी भाई बहनों को, न अपनी पत्नी को। हर रिश्ते का एक दायरा होता है, एक मर्यादा होती है। अगर आप उस मर्यादित रहें तो ज़रूर हम रिश्ते संभाल सकते हैं। पर हमारा है कि हम सबको ग्रांटेड समझते हैं। रिश्तों को ग्रांटेड मत समझो, इनके ऊपर वक्त दो। सेठी जी, आप एक धार्मिक व्यक्ति भी हैं और बहुत सारे धार्मिक गतिविधियों में आपको संलग्न पाया गया है, तो आपके लिए धर्म क्या है, और धर्म के प्रति लोगों का रुझान किस स्तर तक होना चाहिए? क्योंकि धार्मिक जो मदान्धता है उस तरफ लोग ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं आजकल। देखिए, मेरे लिए धर्म, सही पूछो, मुझे माफ़ कीजिएगा अगर मैं गलत बोलूँ तो, मेरे लिए धर्म वो नहीं है कि आप जाके पूजा करो, आप मंदिर में जाके, आपको श्रद्धा होनी चाहिए, अंदर से श्रद्धा होनी चाहिए। ज़रूर एक शक्ति ज़रूर है, वो उसको भगवान कहते हैं। श्रद्धा रखिए,
पर इतनी भी श्रद्धा मत रखिए कि आप अपने घर को भूल जाएं। मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि मंदिर वही सही है कि आप अपने घर को मंदिर बना के रखें, और अगर आप घर को मंदिर बना लिए तो मंदिर आपके पास में है। और ये जब होगा जब आप खुश रहें, जब आप अपने रिश्तों को संभाल के रखें, आप अपने बड़ों की, माता पिता की इज्जत करें, आप अपने भाइयों के साथ सौहार्द बना के रखें, आप अपने दोस्तों के साथ सौहार्द बना के रखें, अच्छी ज़िंदगी जिएं, अच्छा सोच करें। अगर ये सब है तो आप मंदिर के, आप खुद ही भगवान बन सकते हो। बिल्कुल, आप खुद ही भगवान बन सकते हैं। अब एक आखिरी सवाल कि युवा शक्ति के दर्शकों से या युवा शक्ति के माध्यम से आप देश दुनिया के लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे कि आज जो वर्तमान परिप्रेक्ष्य है देश का, चाहे वो देश के विकास का हो या युवकों के रोजगार से हो या तमाम समस्याओं को अगर ओवरऑल उसके लिए कुछ कहना है तो आप क्या कहेंगे, क्या संदेश देंगे अपनी ओर से? मैं तो युवाओं को यही बोलूँगा कि कभी ये मत सोचो कि मैंने बहुत कुछ सीख लिया है। हमेशा जिज्ञासापूर्वक रहो, हमेशा नई नई चीज़ें सीखो, अच्छी किताबें पढ़ो, अच्छे लोगों की संगति करो। एक कहा गया है कि यू आर एन एवरेज ऑफ 5 पीपल यू मीट। तो अपनी संगत अगर अच्छी हो, आप अपने उन दोस्तों के साथ रहो जो आपको बढ़ावा दे, आपको प्रोत्साहित करे। अपने नेगेटिव जो है आपके दोस्त या कोई भी, उनको आप अपने कॉन्टैक्ट लिस्ट से डिलीट कर दो। आप अपने साथ हमेशा पॉजिटिव इंस्पायरिंग पीपल के साथ रहो, आप अपने ऐसे ही बड़े हो जाओगे। बिल्कुल, अपनी पॉजिटिविटी को साथ रखिए और आप ऐसे ही बड़े हो जाएंगे। ये हैं सुभाष सेठी, जिन्होंने हमारे लिए समय निकाला, हमसे बात करी, और इनका पूरे जो इंटरव्यू का लब्बो लबाब कुछ यही है कि धरकर चरण विजित श्रृंगों पर झंडा वही उड़ाते हैं जो अपनी उंगली पर ही खंजर की जंग छुड़ाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अगले दिन किसी और शख्सियत से आपको रूबरू करवाएंगे। आज दीजिए इजाजत, नमस्कार। अपने इलाके की खबरों को जानने के लिए युवा शक्ति चैनल को सब्सक्राइब करें।